हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो हमने कल तक बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स देख लिए थे। इलेक्ट्रिसिटी को हमने कल शुरू कर दिया था, अब आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे वहाँ से। ठीक है। हमने कल क्या क्या देख लिए थे। स्टैटिक करंट देख लिया था, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद आपको चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है वो भी हमने देखा था, मतलब एनर्जी कैसे लेता है वो, कैसे सेल से बाहर आता है ये भी देख लिया था। एटम से कौन सा चार्ज, इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज, चलो वो देख लिया था। उसके बाद सारी चीज़ें, सर्किट भी देख लिया। सर्किट के साथ साथ हमने सारे सिंबल्स देख लिए थे कि स्विच का सिंबल क्या होता है, वोल्टमीटर, एमीटर, रेजिस्टेंस वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। ठीक है। उसके बाद मैंने बता दिया था बैटरी और सेल का काम क्या होता है, सारी चीज़ें। अब एक बार पूरा अच्छे से अपना सर्किट पूरा बना के हम देखना चाहते हैं। ठीक है। देखते हैं, ये हमारा है सर्किट। अब मेरे को एक बात बताओ, ये क्या है। ये है अपनी सेल। सेल में कौन से दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। क्या होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, ऑलवेज पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो होगा हमेशा, पर सर्किट का कंप्लीट होना ज़रूरी है। अब यहाँ देखो, सर्किट कहाँ से कंप्लीट इनकम्प्लीट होता है, हमारे स्विच से। अब ये स्विच क्या है, ये अभी ओपन स्विच है। कौन सा स्विच है, ओपन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डॉट नहीं है। मतलब क्या हुआ, ओपन स्विच का मतलब क्या हुआ कि ये वायर और ये वायर कनेक्ट नहीं है, आपस में कनेक्ट नहीं है। समझ में आ रही बात। तो ये स्विच कैसा हो, ये स्विच ने क्या कर दिया, ये स्विच कौन सा है, ओपन स्विच है। ये सर्किट जो है ये इनकम्प्लीट है, मतलब ये तार और ये तार जुड़े हुए नहीं है। ये करंट को डायरेक्शन नहीं मिलेगी, तो करंट यहाँ से फ्लो होना ही शुरू नहीं करेगा जब तक पूरा सर्किट कंप्लीट ना हो जाता। चलो भैया एक काम करते हैं, इसको अपन ओपन की जगह क्लोज कर देते हैं। ये डॉट लगा दिया, ये क्लोज सर्किट हो गया। कौन सा, क्लोज स्विच हो गया। स्विच कैसा हो गया, क्लोज हो गया। ठीक है। सर्किट अब हमारा कंप्लीट हो गया, कहीं से कहीं तक ब्रेक तो नहीं है, नहीं है, बहुत बढ़िया। तो चलो अब क्या है, क्या होगा, पॉजिटिव का V मानते हैं, नेगेटिव का क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। तो V माइनस 0, मैंने क्या बोला था, डिफरेंस के बिना तो फ्लो होगा नहीं, डिफरेंस चाहिए कुछ ना कुछ। तो क्या डिफरेंस लेंगे, पॉजिटिव को V माना है, नेगेटिव को 0 माना है। ठीक है। तो V माइनस 0 पे हमको क्या मिला, V मिला। तो इस बैटरी पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, बैटरी के कारण V पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V पोटेंशियल डिफरेंस सेल के कारण, सेल के कारण कितना है, V पोटेंशियल डिफरेंस है किसके अक्रॉस, इस सर्किट के अक्रॉस। ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, हमको करंट के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले तो डिफरेंस मिल गया। अब देखो कि भैया सर्किट पूरा कंप्लीट है, सर्किट भी कंप्लीट है ना, मतलब कहीं से कहीं तक ब्रेक तो नहीं है, डैमेज तो नहीं है कहीं से कहीं तक। ठीक है, कंप्लीट है। अब हमारे करंट को पाथ मिला है बहने के लिए। करंट चालू हो गया। चल भाई, अरे बीच में मिले कि मेहमान एमीटर। कौन सा मीटर, एमीटर के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि एमीटर का काम क्या है। सबसे पहले तो ये बता दो, करंट को मेजर करना, करंट की क्वांटिटी को मेजर करना किसका काम है, एमीटर का। अब एमीटर का काम ये तो है, पर एमीटर के रेजिस्टेंस पे बात कर लेते हैं, और वो कनेक्ट किससे होता है, सीरीज या पैरेलल में, उस पर बात कर लेते हैं। तो एक बात बताओ, किसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे हम, याद रखना, मतलब सीरीज और पैरेलल की अगर बात करेंगे तो किसी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, और वो कौन है, हमारा रेजिस्टेंस जो है ना, रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में बात होती है कि एमीटर जो है, अगर बोलते हैं कि सीरीज में लगता है तो किसके रिस्पेक्ट में है, रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, रेजिस्टेंस के साथ वो सीरीज में लगता है। और वोल्ट मीटर हमारा जो है वो रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में लगता है। ठीक है। अब रेजिस्टेंस के साथ एमीटर लगा हमारा सीरीज में। अब सीरीज में हमको क्या पता है कि सीरीज में एमीटर तो लग गया, ये हमको समझ में आया। ये आगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी बस आपको समझ में जहां तक आ रहा होगा, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, और ये जो है ये एक ही लाइन पे है, तो सीरीज में है। सीरीज मतलब कंटिन्यू है। ठीक है। एक बात अब सुनो, एमीटर और वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस पे बात कर लेते हैं। अब यहां से करंट पास होगा। ठीक है। अब हमको सिर्फ रेजिस्टेंस में करंट को फ्लो करना है, मेन हमारा काम ये, सिर्फ ये क्या काम करेगा कि मेजर करेगा। तो इसमें रेजिस्टेंस तो देना पड़ेगा, पर इसमें रेजिस्टेंस हम कैसा देंगे, बहुत कम देंगे, ताकि सीधा निकल जाए भाई करंट को ये रोकने का काम नहीं करेगा, ये सिर्फ नाप लेगा। ऐसी गाड़ी निकली, इसकी स्पीड नाप ली, ये नहीं कि गाड़ी को रोकेगा कि भाई रुक, रोकने का काम नहीं करेगा। इसका काम क्या है, सिर्फ निकल भाई करंट, तू निकल जा, खाली तेरी मेजर करना है मेरे को, वैल्यू
बस बाकी मेरे को तेरे से कोई मतलब नहीं है, मेरे को तुझे रोकना नहीं है। चलो ठीक है, इसने करंट जान दिया तो क्या हुआ इसका मतलब ये सीरीज में जुड़ता है। सेकेंड, इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। क्या क्या रहता है? बहुत कम रहता है। ठीक है, क्यों कम भी क्यों रखते हैं यहाँ पे? अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस रख देंगे तो जो हीट लॉस होता है वो होगा इसमें। समझ में आ रही बात? करंट के कारण करंट का भी लॉस होगा, करंट से फिर हीट प्रोड्यूस होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस लगाएंगे तो हीट प्रोड्यूस होगी, उसका भी लॉस होगा। मतलब लॉस है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए इसका रेजिस्टेंस बहुत कम रखते हैं। अब यहाँ से पास हो गया करंट यहाँ से पास होने के बाद कहाँ गया? ये देखो, अब करंट के पास दो रास्ते हैं, एक तो इधर चले जाएगा करंट या फिर इधर चले जाएगा। ठीक है, तो या तो इधर चले जाए या इधर चले जाए। अब देखो यहाँ पे अगर इसका रेजिस्टेंस हम कम रख देंगे तो करंट किधर भागेगा? इधर भागेगा। क्यों भागेगा इधर? ये सुनो, अगर आपको कल मैंने एग्जांपल दिया था कि आप ऐसे खड़े हो, दो रास्ते हैं आपके पास, एक पे ऑब्स्टेकल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, गड्ढा गुड्डी और सब कुछ है ना, और डचके भी हैं और वो टेपर वगैरह ऑब्स्टेकल वगैरह भी लगे हैं, और एक तरफ क्या है? प्लेन रास्ता है। तो आप कौन सा रास्ता चुनोगे? प्लेन रास्ता है, जहाँ पे आपको तकलीफें कम हो। तो एक बात बताओ, रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो करंट को तकलीफ होगी कि नहीं होगी? होगी। तो रेजिस्टेंस इसका हमको ज़्यादा रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वोल्ट मीटर का काम है सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना। वोल्ट मीटर का करंट को नापने का काम है नहीं, तो करंट से मतलब नहीं वोल्ट मीटर को। और हमको करंट को किधर फ्लो करवाना? रेजिस्टेंस में, क्योंकि ये रेजिस्टेंस क्या है? एक अप्लायंस है, मतलब बल्ब है या ट्यूबलाइट है। ठीक है, क्योंकि हमको इसको जलाना है तो हमको इसमें से करंट को पास करवाना है। तो हमारा मकसद क्या है कि करंट कैसा जाए? सीधा जाए। ठीक है, सीधा जाए। पर अगर करंट इधर मुड़ जाएगा तो करंट इधर ना मुड़े, उसके लिए क्या करेंगे? इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। किसके मुकाबले, किसके कंपेयर में? इसके कंपेयर में इसका रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा, ताकि ये करंट इधर ना मूव होके इधर सीधे निकले। समझ में आ रही बात? क्योंकि हमको अप्लायंसेस से करंट को निकालना है, वोल्ट मीटर से नहीं निकालना। और वोल्ट मीटर का काम है पोटेंशियल डिफरेंस को नापना। ठीक है, तो उसको करंट से कोई मतलब नहीं कि करंट मेरे में से आए जाए, कुछ मतलब नहीं है। पर अमीटर से हमको करंट को पास करवाना पड़ेगा, इसलिए इसका रेजिस्टेंस हम बहुत कम रखते हैं, इसका रेजिस्टेंस हम बहुत ज़्यादा रखते हैं, ताकि इसमें से करंट फ्लो ना हो। ठीक है, सो करंट हमारा सीधा निकल गया। चलो बहुत बढ़िया भैया। किधर से निकला? इधर से निकला है, ऐसा निकला, फिर ऐसा स्विच तो क्लोज था ये हमारा, ऐसा, और पहुंच गया हमारा कम सर्किट हो गया कंप्लीट। समझ में आ गई बात? सारी चीजें, एमीटर, वोल्ट मीटर, रेजिस्टेंस वगैरह वगैरह। सो देखो मैं बता दूं, अपन ने जो अभी देखा हमारा सर्किट देखा, हमने उसमें वोल्ट मीटर और एमीटर देखा। तो ये आइडियल एमीटर भी होता है। आइडियल का मतलब क्या होता है? आइडियल कोई भी चीज में अगर लगती है तो जो भी उसकी प्रॉपर्टी उसको एक अच्छे लिमिट तक लेके चले जाओ। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा है कि एमीटर जो रहता है उसका रेजिस्टेंस कम रखना है। ठीक है, कम रखना है। समझ में आ रही बात? क्योंकि सीरीज में रहता है, कम रखना है, करंट को डायरेक्ट पास होने दो, करंट को छेड़ो मत, लॉस होगा। तो एमीटर का रेजिस्टेंस कम रखना मतलब क्या है? तो अगर आइडियल एमीटर बोल दे तो क्या कि 0, 10 to 0। ठीक है, मतलब 0 एग्जैक्ट 0 होता नहीं, आइडियल कुछ होता ही नहीं। पहली बात तो ये, ठीक है, प्रैक्टिकली आइडियल कुछ होता ही नहीं है, तो वो हम 0 बोलते हैं। ठीक है, अगर डेफिनेशन आ जाती है तो 0 हो जाता है। अगर वोल्ट मीटर, आइडियल वोल्ट मीटर का पूछ ले तो वोल्ट मीटर का क्या प्रॉपर्टी रहती है कि ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस रखना पड़ता है, कि और पैरेलल में रखना पड़ता है उसको, तो ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए। ठीक है, ताकि उसमें से करंट पास ना हो हमको, क्योंकि उसमें करंट पास करवाना भी नहीं है, क्योंकि वहां पे हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। सो वहां पे अगर बात आ जाए आइडियल वोल्ट मीटर की, तो उसमें क्या बोल देंगे हम कि इनफाइनाइटली। ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस रहता है इनफाइनाइट, बोल दो कि भैया रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। ठीक है, सो ये चीजें मतलब आइडियल जहां भी आ जाए ना, उसकी प्रॉपर्टी को आप अच्छा बड़ा बना दो एकदम। जो भी अगर कम तो एकदम 0 तक लेके चले जाओ उसको, 10 to। ठीक है, मतलब ये नहीं कि होता ही ऐसा, होता कभी भी नहीं है, बस वो जनरली अगर डेफिनेशन पूछ लेते हैं तो फिर बताना पड़ता है। चलो, तो हम ओम्स लॉ के आगे तरफ बढ़ते हैं, और ओम्स लॉ हमने पढ़ चुके हैं, मतलब अभी तक जितना पढ़ा हमने उसमें देख लिया है। हमने ये बोला था कि पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, ये हमने टंकी वाला एग्जाम्पल देख लिया था कि नहीं देखा था, एक बार देख लेते हैं। देखो ये है, ये किसी प्लेन सरफेस, मतलब एक सरफेस एक लेवल पे रखी है, दो टंकियां घर में, एक में पानी खूब भरा है, फुल भरा है। ठीक है, एक खाली है। तो क्या होगा, ये पानी इधर से इधर, जनरल सी बात है, इस चीज़ से आप सेटिस्फाई हो कि ये पानी इधर से इधर आपका फ्लो होगा इस टंकी में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पानी की क्वांटिटी में डिफरेंस है, पानी की क्वांटिटी में डिफरेंस है। समझ में आ रही बात? तो डिफरेंस है तभी तो फ्लो हुआ। तो मेरे को एक बात बताओ, किसी भी सर्किट में अगर हम बात करें, किसी भी सर्किट में अगर हम बात करें, ठीक है,
ये क्लोज सर्किट है, ठीक है, क्लोज सर्किट है। अब ये सर्किट में ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक। तो अब यहाँ पर भी अगर करंट यहाँ पे भी फ्लो करवाया हमने किसका, वाटर का। अगर हम करंट का फ्लो करवाना चाहें तो करंट का फ्लो सर्किट में कैसे होगा, कोई ना कोई डिफरेंस होगा तभी तो हमने कैसे डिफरेंस निकाला था, कौन सा डिफरेंस, ये V और ये 0, नेगेटिव वाले 0 माना था और V माइनस 0 करने पे V आया था हमारा क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा V आया किस पे, सेल पे, तब ही करंट फ्लो होगा। सो कौन सा डिफरेंस लिया यहाँ पे हमने वाटर क्वांटिटी डिफरेंस लिया, इसको भूल जाओ, ये आपको मैंने एग्जांपल दिया। वैसे ही यहाँ पे डिफरेंस कौन सा लिया, पोटेंशियल डिफरेंस। कौन सा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण हमारा क्या होता है, करंट फ्लो होता है। तो यही बता गए ओम ज्यादा, ठीक है, और ये हमने पहले ही जान लिया था। चलो, तो एक बात वो पहले मैंने इसलिए बता दिया ताकि आपको सारी चीज़ें रिलेट करते आ जाओ और आपको फील आए, मतलब पढ़ने में फील आना चाहिए। ये नहीं कि बस पढ़े जा रहा है कि हाँ भैया ये वोल्ट मीटर, हाँ भैया ये मीटर, ये फलाना, ये ठिकाना। तो मतलब इसमें क्या है, रटना पड़ता है। वो रटने का काम नहीं होना, जिससे फिजिक्स का खौफ आता है ना, वो रटने से ही आता है, ठीक है। तो एक बात समझ में आ गई कि भैया ओम्स लॉ क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमने भी देखा टंकी में पानी। तो एक अगर एग्जांपल लेते हैं, टंकी का ही लेना पड़ेगा। देखो, सुनो, समझो, ये 2 एग्जांपल ले रहे हैं अपन टंकी के, ठीक है। अब एक बात बताओ मेरे को, 2 मिनट, ठीक है। ये हो जाएगा, ये हो गया आपका। देखो, जैसे ये पूरा भरा हुआ है, ये पूरी खाली है। पहली वाली टंकी क्या है आपकी, पूरी खाली है आपकी टंकी पहली वाली, ठीक है। सब ये दोनों सेम लेवल पे रखिए, ये दोनों सेम लेवल पे रखिए। अब ये पूरी भरी हुई है आपकी वाली टंकी। अब ये भरी है, मान लो यहाँ तक, ये भरी है यहाँ तक। अब मेरे को एक बात बताओ, हमने इसको कनेक्ट किया तो अब इधर से जो फ्लो जाएगा और इधर से जो फ्लो जाएगा, दोनों में फ्लो ऑफ रेट ऑफ फ्लो किसकी इधर ज़्यादा होगी, पहले वाले केस में या दूसरे वाले केस में। ऑब्वियस पहले वाले केस में, क्योंकि क्या है कि यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे पानी पूरा भरा है, यहाँ पे पूरा खाली है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस निकाल जाए तो ज़्यादा निकलेगा एज कम्पेयर टू इसके, क्योंकि यहाँ पे पूरा भरा हुआ है, इसमें आधा भरा हुआ है, ठीक है। तो दोनों के कंपेयर में अगर देखा जाए तो यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा है, मतलब पानी का जो फ्लो रहेगा यहाँ पे भी यहाँ पे ज़्यादा रहेगा। ये जनरल सी बात हुई। तो वैसे ही करंट में मैंने क्या बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, यहाँ पे कोई ना कोई डिफरेंस तो चाहिए ना फ्लो के लिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या ज़्यादा होगा तो करंट ज़्यादा फ्लो होगा। ये बात समझ में आई, पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा तो करंट भी फ्लो ज़्यादा होगा। यही एक डेफिनेशन जो कि हमको ओम्स लॉ देके गए हैं। ओम्स लॉ ने पहली बात तो रिलेशन दिया किसके बीच में, V और I के बीच में, ठीक है। और उन्होंने क्या बोला है कि पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जितना कम होगा उतना कम करंट फ्लो होगा किसी भी सर्किट में। ये बात से आप सेटिस्फाई हो गए होंगे। सो VI इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VI इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। सो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। अब हमको ये जो है प्रोपोर्शनलिटी साइन, पर प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं। सो वो कांस्टेंट आ जाएगा R और यहाँ पे आई I, तो V इज इक्वल्स टू IR। ये आया हमारा फॉर्मूला। और R जो है, R वो है रेजिस्टेंस। क्या है, रेजिस्टेंस। क्या है, रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस किसका, उस सर्किट के, उस कंडक्टर का, ठीक है, जिस कंडक्टर में हमको करंट फ्लो करवाना है उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस, ठीक है। बात समझ में आ गई। I क्या है, करंट जो फ्लो होगा वो, और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, I और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के बराबर। ये बात समझ में आ गई। ये फॉर्मूले से हमारा डिराइव हो गया। चलो ठीक है, V इज इक्वल्स टू IR कर दिया हमने। अब यहाँ पे I इज इक्वल्स टू V बाई आर लिख सकते हैं क्या, ये R को नीचे पहुंचा देंगे V के, ठीक है। तो I इज इक्वल्स टू V बाई आर। तो I का रिलेशन आ गया हमारे पास। I का रिलेशन क्या है आपके पास कि I जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। बात समझ में आ रही है। I जो है हमारा करंट फ्लो इन द सर्किट, करंट फ्लो कितना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा, और रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना कम करंट फ्लो होगा। ये चीज़ से आप सेटिस्फाई हो पहले से ही, तो ये चीज देख लो क्या है, ये समझ में तो आ ही गया होगा। पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा, और रेजिस्टेंस जितना ज्यादा करंट उतना कम, ठीक है, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चलो तो ये भी हो गया हमारा। अब क्या है, हमने पता लगाया V इज इक्वल्स टू IR।
इसको याद कैसे रखना है, V इज इक्वल टू आई आर को वीर, वीर ओम्स लॉ क्या थे, ओम्स ज्यादा क्या थे, वीर थे, वीर, ठीक है। सो VIR वीर, ठीक, ये चीज समझ में आ गई। तो सुनो, वीर में से हमने यहाँ से रेजिस्टेंस हमारा क्या था, कांस्टेंट था, आर कांस्टेंट क्या था हमारा, V/I, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। सो हम इसी पर कुछ बातें कर लेते हैं रेजिस्टेंस पे कि रेजिस्टेंस क्या है। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, रेजिस्टेंस हमको अच्छे से पता है, उसके बाद भी हम एक बार थोड़ा देखना चाहते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। एक ऐसी प्रॉपर्टी कंडक्टर की जो कि उस पर्टिकुलर इसमें से क्या बोलते हैं, कंडक्टर में से जब करंट फ्लो होगा इसका अपोज करे, ठीक है। ऐसी प्रॉपर्टी जो कि अपोज करे किसका, फ्लो ऑफ करंट का, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये होता क्यों है, मतलब देखो कोई भी चीज जैसे अच्छा हो रहा तो बुरा भी है, उतार है तो चढ़ाव है, ये सारी चीजें हैं, मतलब ठीक है। तो कोई चीज अगर सब कुछ सही चल रहा है तो फिर जीवन में मजा कहाँ है। तो ये सारी चीजें, यूनिवर्स बैलेंस हुआ है, ठीक है, पूरा यूनिवर्स बैलेंस है, कोई भी चीज ज्यादा कोई भी चीज कम नहीं है, सारी चीजें बैलेंस है। तो ये भी हर चीज, हर मटेरियल एक बैलेंस पे बना है, क्योंकि बैलेंस जो है वो स्टेबिलिटी माना जाता है, ठीक है, और बैलेंस होना जरूरी है कोई भी चीज का। तो अगर कोई चीज अच्छे से फ्लो हो रही है तो उसको रोकने वाला भी होना, ठीक है, कंटिन्यू फ्लो नहीं होगा, ठीक। अगर मान लो कि रेजिस्टेंस सारे कंडक्टर से हटा दिया जाए तो मेरे हिसाब से, जहां तक मेरे को लगता है, करंट कभी फ्लो हो ही नहीं सकता है, ठीक है, करंट कभी फ्लो हो ही नहीं सकता है अगर सारे रेजिस्टेंस हटा दिए जाए, नेग्लिफाई हो जाए, एकदम जीरो हो जाए, ठीक है। एक रियल में बता रहा हूँ, रियल में अगर ऐसा हो जाए तो करंट फ्लो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। मतलब एक चीज एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती है, दो चीज जिनसे वो बैलेंस होके चले पूरा सिस्टम, वो दोनों चीजें एग्जिस्ट करती है इस नेचर में, ठीक। तो द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट, चलो ये तो हो गया भैया। इट इज डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करेगा, कौन, रेजिस्टेंस की बात कर रहा है, लेंथ ऑफ वायर, थिकनेस ऑफ वायर, नेचर ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर ऑफ मटेरियल। चलो इसको देख लेते हैं। देखो ये वायर है आपका, ये वायर है, ठीक है, ये इतना बड़ा वायर है आपका, ठीक है, इतना लंबा, मतलब ऐसा वायर है। अब मान लो इसको मैंने और बढ़ा दिया, तो दिमाग में फ्रेम बनाओ कि रेजिस्टेंस क्या होगा, आपको क्या लगता है, ये इतना बड़ा था वायर, अब इतना बड़ा, मतलब वायर पूरा क्या है, एक रेजिस्टेंस है। अब वायर को आप बढ़ा दोगे और मतलब बड़ा कर दिया आपने, वायर को डबल कर दिया, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। सो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ठीक है, पहला कंडीशन हो गया हमारा, ठीक। अब ये इतना लंबा वायर है, अब इसको आपने ये कर दिया, मतलब फोल्ड कर, लंबा वायर है उसको फोल्ड किया या फिर कुछ भी, उसकी लेंथ जो है उसकी आधी कर दी, मतलब क्या, लेंथ का आधा करना मतलब क्या, उसकी थिकनेस बढ़ा दी। आपने क्या करा, थिकनेस को आपने बढ़ा दी, और थिकनेस को आपने बढ़ा दी, रेजिस्टेंस उतना ही है, थिकनेस अगर बढ़ा दी आपने तो करंट को रास्ता मिल गया जाने का। करंट को क्या मिला, रास्ता। अपने दिमाग को ले जाओ, वो जो सिलेंड्रिकल वायर है ना उसके अंदर ले जाओ, ठीक है, तो चीज़ें समझ में आएगी, याद हो जाएगी एक बार में, ठीक है। हमने उसको बढ़ाया था तो लेंथ बढ़े, अगर तो हमने क्या हुआ था, हमने क्या देखा था कि रेजिस्टेंस बढ़ गया था। अब अगर आपने एरिया बढ़ा दिया, एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिया, तो अपने करंट को जाने की जगह दे दी और करंट निकल जाएगा आराम से। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। कब, जब थिकनेस आपकी बढ़ेगी। तो थिकनेस कैसी रहेगी आपकी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रह जाएगी। चलो बहुत बढ़िया, इसको आप डिनोट कर रहे हो स्मॉल टी से, ठीक है, और टेम्परेचर को आप कैपिटल टी से डिनोट करोगे, ठीक, बहुत बढ़िया। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। चलो तो अब आगे देख लेते हैं नेचर ऑफ मटेरियल। इसका कोई लेना देना नहीं, इसको आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं बता सकते, क्योंकि हर किसी की प्रॉपर्टी अपनी अपनी अलग है, हर किसी का मटेरियल अलग अलग है, तो वो उसके हिसाब से रेजिस्टेंस एडजस्ट रहता है सारी मटेरियल्स का, ठीक है। सो ये नेचर ऑफ मटेरियल को तो देख नहीं सकते कि भैया क्या है क्या नहीं, बस जैसा भी होगा सबका अलग अलग रहता है, ठीक है। टेम्परेचर की बात कर लेते हैं, टेम्परेचर ऑफ वायर, ठीक है। एक बात जान लो कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, सबसे पहली चीज़। अब ये कैसे होता है ये बताता हूँ, तो इसको तो लिख दूँ डायरेक्ट, टेम्परेचर बढ़ाने से आपका रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो देखो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है कि करंट का फ्लो क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स का एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में मूव करना, ठीक है, तब करंट प्रोड्यूस होगा। ये नहीं कि आपका इलेक्ट्रॉन इधर भग रहा उधर सिर्फ इलेक्ट्रॉन के मोशन से करंट प्रोड्यूस नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन की एक डायरेक्शन में मोशन से करंट प्रोड्यूस होता है, ये बात जान लो, ठीक है। सो ये हम पहले पढ़ भी चुके हैं। तो अब जब आप हीट दोगे, आप सोचो कि आपने अगर उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया वायर का, तो जब उसके फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है उनको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो एनर्जी क्या मिलेगी, रैंडमली एनर्जी मिलेगी, जरूरी थोड़ी कि पूरे वायर को आप एक साथ और एकदम प्रॉपर तरीके से जला रहे हो, ठीक है, मतलब टेम्परेचर दे रहे हो, ठीक, जलाना नहीं, ठीक, टेम्परेचर बढ़ाना उसका, तो प्रॉपर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो ये भी नहीं है, और बढ़ा भी दोगे फिर भी उनमें पार्टिकल्स, उन जो इलेक्ट्रॉन्स में उन्होंने
किस तरीके से एनर्जी को लिया नहीं लिया, क्या करा गया, तो रैंडम हो जाएगा। सारी चीज़ें क्या होगी, रैंडम होगी। तो जिसको एनर्जी मिली वो इधर भग रहा है, कोई इधर भग रहा है, कोई वही उसी पाथ पे चल रहा है, तो सारा रेंडमनेस बढ़ जाएगी। रेंडमनेस बढ़ने से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहे थे उनकी क्वांटिटी कम हो जाएगी और करंट कम हो जाएगा, करंट प्रोड्यूस कम हो जाएगा। तो इसी से पता चलता है कि अगर करंट प्रोड्यूस कम हो रहा है मतलब रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ध्यान रखना बहुत अच्छे से, ये था कॉन्सेप्ट इसका। चलो, तो टेम्परेचर, लेंथ बढ़ाई, टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, लेंथ बढ़ाई तो रेजिस्टेंस बढ़ाया, ठीक है। अब थिकनेस अगर बढ़ाई तो आपने क्या कर रहा है, अपने करंट को जाने की डायरेक्शन, जाने के लिए स्पेस दे दी, ठीक है। तो क्या हुआ, रेजिस्टेंस कम हो गया, बहुत बढ़िया। मतलब करंट से हर चीज को नापो कि अगर करंट आपका बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो क्योंकि करंट और अपना रेजिस्टेंस तो डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, कि भैया करंट अगर ज्यादा फ्लो हो रहा है मतलब रेजिस्टेंस कम है, अगर करंट कम फ्लो हो रहा है मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये थिकनेस पे बात हो गई। टेम्परेचर पे बात कर ली हमने कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा तो भैया रेंडमनेस बढ़ जाएगी, करंट फ्लो कम हो जाएगा, करंट फ्लो कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसका मतलब देखो, टेम्परेचर से हमेशा अपने को लगता है कि अरे टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो करंट तो बढ़ जाएगा, नहीं। इस चीज़ का मतलब रियल में सोचा करो, मतलब कि प्रैक्टिकली क्या हो रहा होगा, कैसे होता होगा, तो चीज़ें समझ में आएगी। चलो, ये हमने रेजिस्टेंस से बात कर ली। सो देखो क्या है हमारा फॉर्मूला, क्या था और क्या था। देखो V इज इक्वल्स टू आई आर था, ठीक है भैया। चलो, अब R हमने निकाला था V/I। सबसे पहली बात ध्यान रखो कि हमको जैसे यहाँ पे क्या है कि तीन चीज़ें हैं एक फॉर्मूले में, क्या है, तीन चीज़ें। मैं ये बता रहा हूँ, देखो मेरे को कुछ नहीं करना है, यहाँ से एक लाइन खींच के सीधी खड़ी कर देना और मैं बोल दूंगा रेजिस्टेंस है, और उतने पे 10th लेवल खत्म हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे, आप आगे कॉम्पिटिटिव की तैयारी करने वाले हो तो थोड़ा सा सुन लो तो अच्छा लगेगा, आगे मजा भी आएगा आपको, चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ग्राफ वाले क्वेश्चंस नीट और जेईई में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। थोड़ा सा बेसिक है उसका, सुन लो बस, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, किसी भी अगर तीन चीजें एक फॉर्मूले में, तो दो के बीच में ग्राफ प्लॉट करने से हमको कौन सी चीज मिलती है, तीसरी चीज मिलती है। जो भी दो के मतलब दो के बीच में ग्राफ, मतलब क्या कि उन दो चीजों को हम एक्सिस पे रख देंगे। किस पे रख देंगे, एक्सिस पे रख देंगे, ठीक है। और थर्ड जो से उनसे ग्राफ बनेगा वो कौन सी चीज मिलेगी, थर्ड वाली चीज मिलेगी। समझ में आ रही बात। चलो, तो मेरी बात सुनो, ओम्स का क्या था, ओम्स का लॉ क्या था कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। मतलब V मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। तो मेरी बात सुनो, यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा करंट उतना ज्यादा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जितना कम होगा करंट उतना कम होगा। इस चीज से आप सेटिस्फाई हो, ठीक है। और मैं भी हूं और सब, हर कोई है। चलो, तो अब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि करंट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि करंट प्रोड्यूस कब हो रहा है, जब पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा है। तो समझो, जो करंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंडेंट है। समझ में आ रही बात, करंट पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंडेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस करंट पे डिपेंडेंट नहीं है। समझ में आ रही बात, मतलब अगर करंट सर्किट में नहीं फ्लो हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस तो उसका आ जाएगा ना, आ जाएगा कि नहीं आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस तो आ सकता है। बट अगर पोटेंशियल डिफरेंस आया ही नहीं है तो करंट फ्लो हो सकता है क्या, नहीं। मतलब करंट डिपेंड हो रहा है किस पे, पोटेंशियल डिफरेंस पे। बात क्लियर रखना, ठीक है। मैंने क्या बोला, करंट पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड है। तो देखो यहां पर क्या है, करंट पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड है, मतलब करंट कौन सी क्वांटिटी, डिपेंडेंट, कौन सी, डिपेंडेंट, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस इंडिपेंडेंट, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इंडिपेंडेंट, करंट डिपेंडेंट, चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। सुनो, जब भी आप ग्राफ आगे प्लॉट करोगे, ठीक है, ये तो आज तो इसमें तो मेरे हिसाब से एक ही ग्राफ है 10th क्लास तक। तो चलो, तो याद रखना कि जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी आती है, कौन सी, इंडिपेंडेंट, ठीक है, वो कहाँ ली जाती है, हमेशा एक्स एक्सिस पे। कहाँ ली जाती है, एक्स एक्सिस पे ली जाती है। तो एक्स एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी लेंगे हम, पोटेंशियल डिफरेंस। कौन सी लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, या V से डिनोट करते हैं उसको। चलो, बहुत बढ़िया। सो दूसरी जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है वो कहाँ लेते हैं हम, y एक्सिस पे लेते हैं। कहाँ पे, डिपेंडेंट क्वांटिटी कहाँ पे लेते हैं, y एक्सिस पे। और क्या है डिपेंडेंट क्वांटिटी, I। तो कहाँ ले लेंगे इसको, I को ले लिया कहाँ पे हमने, y एक्सिस पे। ये y एक्सिस हुई, y एक्सिस, ठीक है, ये हुई x एक्सिस। चलो, बहुत बढ़िया। चलो, इतना समझ में आ गया। अब क्या कर रहे हैं हम, देखो
ये सेम डिस्टेंस है, 0 से 1 की डिस्टेंस सेम है, 1 से 2 की डिस्टेंस सबको मान लो 1 सेंटीमीटर, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ये सब सेम डिस्टेंस है और ये भी सब सेम है, मतलब ये सारी डिस्टेंसेस सेम है। 0 से 1 इज इक्वल टू 0 से 1, 1 से 2, 1 से सारी सेम है। चलो बहुत बढ़िया, क्योंकि ग्राफ ऐसे प्लॉट होता है ना, पर्टिकुलर 1 लिखा है तो 0 से 1 की जो डिस्टेंस होगी वो 0 से 1 तक होगी, ये आपको बता रहा हूँ, ग्राफ जनरली ऐसे ही होता है, ठीक है। सो अब देखो, अब हमने क्या किया, इसको 1 को बढ़ाया, इधर 1 को बढ़ाया, इधर 2 को बढ़ाया, मतलब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, करंट अगर हमने 1 का दिया, मान लो 1 यूनिट अभी कुछ मत भूल जाओ, करंट अपना पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमने 1 का दिया तो करंट भी कितने का आएगा, 1 का आएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना 2 का 2 ये दिया हमने पोटेंशियल डिफरेंस, तो करंट भी कितना आएगा, 2 का आएगा। 3 का दिया तो 3 का आएगा, 4 का दिया तो 4 का आएगा, 5 का दिया तो 5 का आएगा। सो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट जहां रहेंगे उसको आप ओरिजिन से मिला दो और एक स्ट्रेट लाइन आ गई आपको, कहां से होते हुए, ओरिजिन से होते हुए आपको क्या मिली, एक स्ट्रेट लाइन। और यही स्ट्रेट लाइन क्या है, रेजिस्टेंस। क्या है, रेजिस्टेंस। क्या है, रेजिस्टेंस। समझ में आ रही बात। तो ऐसा होता है, क्या होता है कि थर्ड पार्टी जो रहती है फॉर्मूले में, उसका हमको ग्राफ मिल जाता है। दो चीज़ों को हमने देख लिया, कौन से डिपेंडेंट है, कौन से इंडिपेंडेंट है। सो ये चीज़ मैं समझाना जा रहा था कि डिपेंडेंट क्वांटिटी और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को कहाँ कहाँ रखा जाता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, ठीक है। और थर्ड क्वांटिटी आपको मिल जाती है जो कि रेजिस्टेंस है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये कॉन्सेप्ट था ग्राफ का, और ग्राफ के आगे बहुत यूज़ है, इसलिए इसमें अपन ने माथा पच्ची करी है। नहीं तो अपने को 10th में उतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। 10th में ये बनाओ, एक डंडी खींच दो, डंडी बता दो रेजिस्टेंस है, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को कहाँ रखोगे, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस को कहाँ रखोगे, हमेशा एक्स एक्सिस पे, करंट को कहाँ रखोगे, वाई एक्सिस पे। सिंपल सी चीज़। अब आपको ना 10th लेवल का बहुत सिंपल लग रहा होगा, मतलब क्या करना है, कुछ तो करना नहीं है। ये ग्राफ बनाया, इधर वी रख दिया, इधर आई रख दिया, वी और आई में उलझोगे नहीं, क्योंकि मैंने बता दिया वी और आई में कौन डिपेंडेंट है कौन इंडिपेंडेंट है। और आपने को पता ही है कि भैया इंडिपेंडेंट क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे आती है और डिपेंडेंट क्वांटिटी वाई एक्सिस पे आती है। बस इतने पे क्लियर हो गया, ये ग्राफ बन गया हमारा रेजिस्टेंस का, खत्म। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो, तो ओम्स लॉ पे हम एक न्यूमेरिकल देख लिया जाए, ठीक है। ओम्स लॉ पे हमारा एक न्यूमेरिकल देख ले तो हमको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। तो सुनो, क्या है न्यूमेरिकल। एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज करंट ऑफ 3.4 एम्पियर। हाउ मच, 3.4 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट सप्लाई लाइन। चलो बहुत बढ़िया। व्हाट इज करंट विल दिस इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज व्हेन कनेक्टेड टू अ सप्लाई ऑफ 110 वोल्ट। देखो, पहली बात तो उसने बोल दिया कि 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जब लगा है तो कितना करंट फ्लो हुआ है, 3.4 का एम्पियर करंट फ्लो हुआ है। फिर उसने बोला है कि कितना करंट फ्लो होगा जब हम 110 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे। समझ में आ रही बात। तो इसको हमको करना है फॉर्मूले से। तो कैसे करेंगे फॉर्मूले से, सॉल्यूशन। देखो, अब पहले हमको पता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला है V इज इक्वल्स टू IR। पोटेंशियल डिफरेंस पता है, करंट पता है, ठीक है। तो मेरी बात सुनो, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक आयरन है, पहले केस में जब उसने 3.4 एम्पियर का करंट फ्लो करवाया, किस पोटेंशियल डिफरेंस पे, 220 वोल्ट पे। तो जो आयरन है वही आयरन क्या यहीं पर भी है, आयरन वही वाली आयरन यहाँ पर भी है। मतलब क्या, आयरन सेम है, मटेरियल सेम है, मतलब रेजिस्टेंस भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि हमारा अप्लायंसेस तो एक ही है कि भैया यहाँ भी हम आयरन ही चला रहे थे और वही आयरन को हम यहाँ भी चला रहे हैं, बस यहाँ पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर दिया। तो एक बात समझो कि आयरन सेम है मतलब रेजिस्टेंस सेम होगा। तो हम इससे, इन दो की मदद से रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। हमको V पता है, I पता है, V पता है, I पता है, रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। और वही रेजिस्टेंस किसका होगा, इन केस में भी होगा वही रेजिस्टेंस। तो हमको R निकालना है, V बाई I करते हैं। V हमारा है 220 वोल्ट, कितना है 220 अपॉन करंट कितना है 3.4। तो ये हो जाएगा आपका, कितना हो गया ये 64.7। चलो, तो ये हमारा आया रेजिस्टेंस। कौन आया, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, याद रखना रेजिस्टेंस की यूनिट ओम।
या ओम, क्योंकि किसने दिया था रेजिस्टेंस, ओम दादा ने दिया था, तो क्या रहेगा रेजिस्टेंस की यूनिट क्या रहेगी, ओम, या इसको डिनोट करते हैं या इससे, ठीक है, ये साइन इसका साइन होता है। चलो तो हमारा रेजिस्टेंस कितना है 64.7, रेजिस्टेंस आ गया, रेजिस्टेंस इस केस में भी रेजिस्टेंस इतना ही रहेगा, तो V इज इक्वल टू आई आर। हमको अब यहाँ पे पता क्या करना है, करंट पता करना है, तो करंट को एक तरफ रहने देते V बाई आर, तो V यहाँ पे हमारा कितना है 110 वोल्ट, कितना है 110 वोल्ट, और रेजिस्टेंस हमारा कितना निकला, हमारा 64.7, तो ये बचेगा, ये गया, ये गया, ये बच रहा है आपका 1.7, चलो ठीक है, ये आया आपका 1.7, कितना आया 1.7 एम्पियर। सो समझो अब एक बात को, आपको समझ में आया क्या मैंने बताया कि भैया पहले आपको करंट दिया हुआ है और वोल्टेज दिया हुआ है, पहले जो आयरन है बाद में वही आयरन है, मतलब रेजिस्टेंस दोनों में सेम होगा, चलो ठीक है, मटेरियल सेम ही है तो सेम ही रेजिस्टेंस होगा, एक ही चीज़ है, तो रेजिस्टेंस इसके थ्रू निकाल लिया हमने, वही रेजिस्टेंस हमको यहाँ रख दिया हमने, हमको यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो करंट निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। ये हुई आपकी मेथड जो आपको करना है एग्जाम में। चलो अब आपको मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव लेवल पे ले जाके हम थोड़ा बात कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, मतलब अगर आप आगे जैसे कॉम्पिटिटिव लेवल में उतरते हो ना, तो वहाँ क्या रहेगा कि 4 में से एक ऑप्शन को चूज़ करना रहता है, ठीक है। अब 4 में से एक ऑप्शन को चूज़ करने के लिए ये बच्चों वाली हरकतें नहीं करेंगे हम, वहाँ पे क्या करेंगे, देखो 110 वोल्ट पे पूछा है उसने करंट, सीधी बात है, हमने पढ़ा क्या है, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, करंट जैसा बढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस जैसा बढ़ा करंट बढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस जैसा कम हुआ करंट कम हुआ। पोटेंशियल डिफरेंस में मेरी बात सुनो, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये हमारा करंट है, पोटेंशियल डिफरेंस आधा हो गया तो करंट भी क्या होगा, आधा होगा भैया, तो डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 1.7 एम्पियर। ये हुआ कॉम्पिटिटिव लेवल पे, वहाँ पे हमको टाइम बचाना पड़ता है, हमको 4 में से एक ऑप्शन लिखना पड़ता है, बट यहाँ पे ये चीज़ मत करके आना, 10th में थ्योरेटिकल पूरा लिखना पड़ता है, सब्जेक्टिव वाइज चलते हैं पेपर, तो यहाँ पर लिख के आना और सारे फॉर्मूले वगैरह डिराइव करके आना कि भैया ये फॉर्मूला है, ऐसा लगाएंगे, इसमें V को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, I को करंट बोलते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें वहाँ पर लिखना भाई, नहीं तो नंबर नहीं आएंगे। और ठीक, और ये था अपने हाई लेवल का, चलो समझ में आ गई बात। तो अब हम कर लेते हैं गुड कंडक्टर, रजिस्टर और इंसुलेटर, इंसुलेटर के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। चलो तो गुड कंडक्टर्स आपको समझ में आ ही रहा होगा, गुड कंडक्टर जिसमें रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, ठीक है, जिनका रेजिस्टेंस वेरी लो, ठीक है वेरी लो रेजिस्टेंस। चलो एग्जांपल क्या क्या होगा, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, समझ में आ रही बात, ठीक है, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर मतलब क्या, जो कंडक्ट करे, किसको कंडक्ट करे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, तो जो बहुत अच्छा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कम होगा, ठीक है, तो वेरी लो रेजिस्टेंस। और सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये ऐसी चीजें जिनका जो बहुत अच्छा कंडक्टर होते हैं, बहुत अच्छा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, जिनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। और रजिस्टर की बात करें हम अगर, तो चलो रजिस्टर के पहले इंसुलेटर की बात करेंगे। इंसुलेटर की बात करें तो इसका जस्ट अपोजिट कंडक्टर का इन्फाइनाइटली हाई रेजिस्टेंस, ठीक है, मतलब इन्फाइनाइटली मतलब बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। सो इसमें हम एग्जांपल देख ले, अपने डेली लाइफ में देखा ही होगा, प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गई, आपके वो जो हैंड ग्लव्स रहते हैं ना, जब मतलब कुछ काम वगैरह इलेक्ट्रिशियन यूज़ कर लेते हैं, रबर के हैंड ग्लव, तो वो भी एक इंसुलेटर है, बहुत तगड़े इंसुलेटर है, ठीक है, उनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा, मतलब क्या कि उनमें करंट फ्लो होता ही नहीं है, तो उनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, वो इंसुलेटर हो गए, ये हमारा गुड कंडक्टर हो गए। अब रजिस्टर मतलब इनकी दोनों की प्रॉपर्टीज जो शो करे, ठीक है, दोनों की जो बीच में आए, मतलब रिस्पेक्ट में, दोनों की तो नहीं, बाकी रिस्पेक्ट में बात कर ले कि इन दोनों के जो बीच में, कि भाई जो कुछ थोड़ी बहुत फ्लो भी करते हैं वो क्या होते होंगे, तो उनको बोलते हैं रजिस्टर। रजिस्टर में आ जाते हैं एलॉय। एलॉय क्या होते हैं, जो मेटल्स हैं उनका मिक्सचर, ठीक है, मेटल्स का मिक्सचर। ये क्या है, मेटल्स हैं, मेटल्स क्या रहते हैं, बहुत अच्छे कंडक्टर रहते हैं, ठीक है, जो बहुत अच्छी कंडक्ट करता है, इनका मिक्सचर अगर बना दोगे तो एलॉय बनेगी। और एलॉय क्या रहती है, उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। एलॉय का क्या रहता है, कंडक्टर के रिस्पेक्ट में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, करंट फ्लो कम हो जाता है। बट एज कंपेयर टू इंसुलेटर बात करें तो इंसुलेटर के कंपेयर में इनका रेजिस्टेंस कम रहता है, ये करंट ज्यादा फ्लो करवाते हैं इंसुलेटर, क्योंकि इंसुलेटर तो करवाते ही नहीं है करंट फ्लो, ठीक है, उनका तो इनफाइनाइटली हाई रेजिस्टेंस रहता है। जैसे हमने प्लास्टिक में कभी देखा करंट फ्लो हुआ, आपका लकड़ी में देखा आपने, कभी नहीं देखा, ठीक है, वैसा ही इसमें जो रहता है थोड़ा बहुत करंट फ्लो होता है, रेजिस्टेंस तो हाई ही रहता है, पर एज कंपेयर टू इसके रेजिस्टेंस कम रहेगा, और इसके कंपेयर में अगर देखा जाए कंडक्टर के तो रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा। तो ये हुई तीनों चीजें, कंडक्टर, रजिस्टर और इंसुलेटर,
ठीक है, तो अब हम आगे कल बढ़ेंगे, आज नहीं अब हो गया, कल हम पढ़ेंगे रजिस्टिविटी। सो थैंक यू सो मच। ठीक है, आपको आप लोगों को पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर करना मत भूले। ठीक है, शेयर करना ना भूले, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, मिलते हैं कल के वीडियो में।